Good morning, student. Welcome to my class. और आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा है पहले का उसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे रादर। कंप्लीट तो आज भी नहीं हो पाएगा। और हम पढ़ रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर। और पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, एक काम चलाऊ अर्थ हमने उसका समझा है, और ये समझा है कि राजनीति शब्द का अर्थ क्या है, और साथ ही हमने ये भी समझा कि राजनीति विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, इसके विभिन्न नाम क्या हैं, और ये भी देखा हमने कि इसमें ये दो दृष्टिकोणों का विकास क्यों हुआ। अगर इसको समराइज़ करें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस इज़ एन एंशिएंट डिसिप्लिन। बहुत पुराना विषय है ये। 2350 साल पहले इसका जन्म हुआ यूनान में, ग्रीस में। और ग्रीस का भी एक नगर राज्य था एथेंस, कहीं पर आपसे पूछा जाए तो, क्योंकि वहीं पर प्लेटो, जो अरस्तु के गुरु थे, उन्होंने अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एकेडमी की स्थापना की थी। आजकल आप देखते हैं हर स्कूल के आगे एकेडमी लिखा होता है, कोचिंग सेंटर्स के आगे नाम में एकेडमी होता है। तो ये एकेडमी कहाँ से आता है? ये एकेडमी आता है प्लेटो से। प्लेटो का जो इंस्टीट्यूशन था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम था एकेडमी। और वहीं पढ़ा था अरस्तु। अरस्तु ने वहीं पढ़ कर के स्वयं अपने गुरु से एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि उनके गुरु, जैसा मैंने बताया, कि दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करते थे, विचार करते थे चीज़ों विषयों पर, जबकि अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर बल देते थे। तो इसलिए उन्होंने अपना नया दृष्टिकोण बनाया, और उन्होंने अपनी जो शिक्षण संस्था थी लाइसियम, उसकी स्थापना भी वहीं एथेंस में की थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो जन्म है वो एथेंस नगर राज्य में हुआ। और ये एथेंस नगर राज्य कहाँ था? यूनान में। नगर राज्य आप समझते ही हैं, छोटा सा राज्य, नगर जितना राज्य। राज्य आप जानते हैं राजनीतिक संस्था होती है, संप्रभुत्व संपन्न होती है, और चार उसके मुख्य बातें आप लोग जानते हैं कि चार लक्षण कह लें, या चार उसके आधारभूत घटक होते हैं। चार बातें उसमें होनी चाहिए, तभी हम किसी समुदाय को राज्य कह सकते हैं। पहला, जनसंख्या हो। दूसरा, निश्चित भूभाग हो, जिसमें उसकी यदि उसके पास सामुद्रिक क्षेत्र है तो वो भी शामिल होता है। तीसरा, सरकार हो, जो वहाँ की व्यवस्था का संचालन करे। और चौथा, वो समुदाय संप्रभुत्व संपन्न हो, यानी वो किसी के से अधीन न हो, अन्य किसी के अधीन न हो, संप्रभुत्व संपन्न हो। तो ये चार बातें होती राज्य होता है। तो ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े हम। यहाँ तक हम कल देख चुके हैं कि राजनीति विज्ञान में कुल मिलाकर के दो दृष्टिकोणों की बात हमने की थी, परंपरागत एवं आधुनिक, और जो हमारे इस टॉपिक का मुख्य विषय भी है। तो अब हम उस पर आते हैं। आज हम शुरू करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, इसकी बात अब हम करेंगे। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण किसे कहें राजनीति विज्ञान में, तो इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो टाइम पीरियड के आधार पे हम देख सकते हैं, जो एक समझने की दृष्टि से ठीक है कि कब से कब तक रहा वो समय जब परंपरागत दृष्टिकोण प्रचलित था। और दूसरा, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में हम उसको देख सकते हैं। तो अगर समय की दृष्टि से बात करें हम, तो अरस्तु का ने जब से राजनीति विज्ञान की शुरुआत की, कल मैंने बताया था आपसे कि मैक्सी ने कहा था कि अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। हम उसको राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं, अरस्तु को। वहाँ से लेकर के 20वीं शताब्दी में जब व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान में घटित हुई, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1950 के आसपास के समय में, तब तक का जो काल है वो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का काल माना जाता है मुख्य रूप से। ऐसा नहीं कि इसमें आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित कोई चीज़ शामिल नहीं थी।
20वीं शताब्दी के आरंभ से ही बदलाव की बयार बहने लगी थी और कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन दिखने लगा था, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो अध्ययन था वो परंपरागत दृष्टिकोण से ही किया जा रहा था। विशेषताओं की दृष्टि से अगर आप बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस परंपरागत दृष्टिकोण की पहली मोटी सी विशेषता, यहाँ पर हम आगे अलग से देखेंगे विशेषताओं को, लेकिन संक्षेप में अगर हम बात करें तो पहली मोटी विशेषता इसकी ये थी कि ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन करता था। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वो राज्य था। जैसा कि हम आगे देखेंगे, गार्डनर की एक परिभाषा है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। राज्य से ही शुरू होता है और उसी पर खत्म हो जाता है राजनीति विज्ञान। ये परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता हम कह सकते हैं गुणात्मक स्तर पर। दूसरी बात मोटी सी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र था, क्षेत्र माने अध्ययन का क्षेत्र, उसमें क्या क्या आता है, वो बहुत सीमित था। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना जान लें कि इसका अध्ययन का क्षेत्र बहुत सीमित था। केवल राज्य और सरकार और उसकी प्रमुख जो संस्थाएं हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के बारे में अध्ययन होता था, वो भी मानकात्मक तरीके से, व्यक्तिगत निष्ठ अध्ययन थे सारा। तीसरी बात यह है कि इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता थी। अर्थात अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक नहीं था। हम चीज़ों को इतिहास के संदर्भ में समझ रहे थे, कानून के संदर्भ में समझ रहे थे या दर्शन के नज़रिए से देख रहे थे। और चौथी मोटी सी बात इसमें यह है कि ये तथ्यों के बजाय कल्पना और मूल्यों को ज़्यादा महत्व देता था। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण था। मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं इसको कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण क्या था। समय की दृष्टि से अगर देखें तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक का जो काल है वो परंपरागत दृष्टिकोण का काल कहा जाता है, और विशेषताओं की दृष्टि से इसमें राज्य का अध्ययन होता था, कार्यक्षेत्र सीमित था, इसका पद्धतियाँ परंपरागत पद्धतियाँ थी जिसमें दर्शन, इतिहास और कानून का बोलबाला था। और अंतिम बात इसमें हमने देखा कि इसमें जो है तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, बल्कि कल्पना और मूल्यों को महत्व दिया जाता था। आदर्शोन्मुखी अध्ययन था, ये तथ्योन्मुखी अध्ययन नहीं था। तो ये प्रमुख मोटी सी एक हम समझ सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का क्या था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, उसका परंपरागत दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे हम कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का जन्म कैसे होता है, फिर उसकी संक्षेप से चर्चा करें। पूर्व में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी चर्चा करना प्रासंगिक होगा, इसलिए इसको दोहरान के तौर पर आप इसको समझें। इसको रिवाइज करते हुए हम देखें कि हम जानते हैं कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। ये लाइन आपको रट जानी चाहिए, क्योंकि मैंने अरस्तु का जीवन काल बताया था आपको 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस बीच में अरस्तु ने अध्ययन किया और फिर अपनी अध्यापन किया, और इस विषय के जो आधारभूत अध्ययन पद्धतियाँ नई उन्होंने विकसित की, उनके द्वारा इस विषयों का अध्ययन किया। तो इसलिए हम मानते हैं कि लगभग 2350 साल पहले हमारा ये विषय, और 4वीं शताब्दी में निश्चित रूप से इस विषय का जन्म हो गया था। हालांकि नाम इसको बाद में मिला, ये हम जानते हैं। अरस्तु ने इस विषय को राजनीति का नाम दिया था, ये भी हम जानते हैं। फिर सब अरस्तु ने किस रूप में इस विषय को देखा। अरस्तु, जैसे मैंने आपको कहा कि यूनानी भाषा जो थी, ग्रीक भाषा, ग्रीस उस देश को कहते हैं, यूनान को हम, और उसकी जो भाषा है वो ग्रीक कहलाती है। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है में जो है पॉलिटिक्स से मिलते जुलते 3 शब्द दिखते हैं हमें, जो आप देख पा रहे हैं। पहला पॉलिस, जो सबसे महत्वपूर्ण है इनमें, इसका मतलब है नगर राज्य। दूसरा पॉलिटी,
शासन व्यवस्था, आजकल आप पॉलिटी शब्द का यूज़ बहुत देखने लगे हैं, इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में चर्चा इस शब्द को बहुत देखने को मिलता है हमें। और तीसरा शब्द है पॉलिटिया, जो कम प्रचलित है, उसका अर्थ है संविधान। तो ये तीनों शब्दों से मिलकर के बना है आपका पॉलिटिक्स शब्द। यानी पॉलिटिक्स ऐसा ज्ञान था, ऐसा क्षेत्र था, ऐसा विषय था जिसमें राज्य के बारे में, सरकार के बारे में और संविधान के बारे में अध्ययन किया जाता है। और अरस्तु ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स का प्रतिपाद्य विषय यही था, अर्थात राजनीति का अभिप्राय था राज्य सरकार और संविधान संबंधी ज्ञान। ये ज्ञान की एक शाखा के रूप में इसको उन्होंने परिभाषित किया पॉलिटिक्स शब्द को। ये उस समय कोई गतिविधि या प्रक्रिया नहीं था, जैसे हम कल देखा था हमने, तो उस समय राजनीति शब्द का अर्थ था एक विषय, अध्ययन का विषय, जो राज्य के बारे में अध्ययन करता था और उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे संविधान और सरकार के बारे में अध्ययन किया करता था। और अरस्तु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, वो ये कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वामी विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है, सभी विज्ञानों का स्वामी। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इसलिए कहा उन्होंने कि अरस्तु मानते थे कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है, समुदायों का समुदाय है। अरस्तु ने बताया कैसे राज्य उत्पन्न हुआ। पहले परिवार, परिवार से कुटुंब, कुटुंब से ग्राम और ग्राम से राज्य बना विकास के क्रम में। तो इस प्रकार राज्य इन सबसे सर्वोच्च है, सर्वोच्च समुदाय कहा अरस्तु ने राज्य को। और राज्य क्योंकि सर्वोच्च समुदाय है, अन्य समुदायों पर नियंत्रण करता है, इसलिए उसका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो भी सर्वोच्च विज्ञान हो गया, सुप्रीम साइंस, मास्टर साइंस। उन्होंने इस शब्द को कहा मास्टर साइंस, स्वामी विज्ञान कहा पॉलिटिकल साइंस को। हालांकि फिर याद रखिए कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने केवल पॉलिटिक्स शब्द से काम चलाया अपना। आगे चल करके, जैसे हमने कल बताया था आपसे, समय के साथ इस शब्द की को राजनीति विज्ञान शब्द को जो है प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को जो है राज्य का विज्ञान माना जाता रहा है। गेटेल ने तो इसको राज्य का विज्ञान कहा भी है। दूसरे जो पॉल जेनेट हुए थे, उन्होंने फेडरिक पॉलक हुए थे, उन्होंने इसको राजनीति का विज्ञान कहा। और इसी आधार पर इसकी परिभाषाएं भी हम देख सकते हैं। तो तीन भागों में बांटते हैं हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाओं को। पहली परिभाषाएं वो हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान मानते हैं, राज्य का अध्ययन करने वाला विषय मानती हैं। दूसरी परिभाषाएं वो हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानती हैं। और तीसरी परिभाषाएं वो हैं जो राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को इसका प्रतिपाद्य विषय मानती हैं। तो इन तीनों प्रकार की परिभाषाओं को हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। देखिए, सबसे पहली परिभाषा जो प्रोफेसर गार्डनर की है वो हम कह सकते हैं कि क्लासिक डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की। आपको कुछ और याद ना हो, लेकिन ये हो ना हो, ये परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं, लोकतंत्र की जब भी हम बात करते हैं, तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा हमें हमेशा पहली ज़बान पे वही आती है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है डेमोक्रेसी। वैसे ही जब हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आना चाहिए प्रोफेसर गार्डनर साहब, और उनकी ये परिभाषा हमें रट जानी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, कि राजनीति विज्ञान का जन्म, मतलब आरंभ और अंत राजनीति राज्य से होता है। ये हमें परिभाषा रट जानी चाहिए, और इस क्लास के खत्म होने के साथ भी आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है। इसके अलावा ब्लंशली की परिभाषा आप देखिए, इसमें भी उन्होंने
वही बात कही है, शब्दों का थोड़ा सा विस्तार किया उन्होंने। जो कुछ गार्डनर ने कहा है उसी को विस्तारित रूप में उन्होंने कहा है कि भाई राज्य की प्रकृति का अध्ययन इसमें किया जाता है, आधारभूत स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, राज्य जिन विविध रूपों में प्रकट होता है उन विविध रूपों का अध्ययन किया जाता है, उन सबको भली प्रकार समझा जाता है। ये गार्डनर ब्लंशली साहब ने कहा है। और तीसरा जो मैंने कहा, गेटेल का नाम पहले भी लिया हमने, और उन्होंने तो इसको राज्य का विज्ञान कहा ही, हम जानते हैं पहले से। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो परिभाषाएं हैं वो मानती हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये राज्य के उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन करता है, उसके विविध स्वरूपों के बारे में अध्ययन करता है, उसके विकास यात्रा का अध्ययन करता है, और उसके आधारभूत जो सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण है राज्य के बारे में, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये पहला नजरिया है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। दूसरा वो है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें लीकॉक एक विद्वान है, ये छोटी सी परिभाषा है, उनकी याद हो जानी चाहिए कि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल सरकार से है और किसी चीज से हमारा कोई संबंध नहीं। ये लोग मानते हैं कि भाई राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, नो वन कैन सी इट, देख नहीं सकते हम इसको, हम इसकी बात करते हैं लेकिन वो दिखता कहाँ है, कौन देख पाता है कहाँ है राज्य, दिखती सरकार है, तो सरकार का ये अध्ययन करते हैं हम लोग, ये मानते हैं। दूसरे प्रकार के विद्वान जो हैं, सीले की परिभाषा आप देख सकते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत दूसरे प्रकार की परिभाषाएं। उसके बाद आती है तीसरे प्रकार की परिभाषाएं, जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानती हैं। इसमें पॉल जेनेट की जो परिभाषा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधारों और सरकार के सिद्धांतों से है। यानी जो पहली दो प्रकार की परिभाषाएं थी उन दोनों को मिश्रित कर दिया। ये कहते हैं भाई देखिए, राज्य है तो सरकार है और सरकार है तो राज्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य या केवल सरकार का अध्ययन करे, दोनों का अध्ययन करता है। सब राज्य के आधारभूत सिद्धांतों की भी बात करता है और सरकार के मूलभूत सिद्धांतों, जिस प्रकार सरकार का कार्यकरण होता है, उसके रूप होते हैं, उनकी भी बात इसमें की जाती है। लास्ट की कहते हैं भाई संगठित समाज जीवन, मानव के संगठित राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। इसी तरह से गिलक्राइस्ट की भी परिभाषा है। तो हम ये देख सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। पहली जो दो प्रकार की परिभाषाएं हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं एकांगी परिभाषाएं हैं, पूर्णता में नहीं देख परिभाषित करती राजनीति विज्ञान को। जो तीसरी प्रकार की परिभाषाएं हैं वो राजनीति विज्ञान की पूर्ण परिभाषाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि पहली वाली परिभाषाएं पूर्ण परिभाषाएं हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान, जब राज्य की बात होती है तो राज्य में सरकार समाहित है। हमने देखा था कि राज्य के 4 तत्व हैं, बिना सरकार के राज्य हो ही नहीं सकता। तो जो राज्य का अध्ययन करेगा वो सरकार को कैसे छोड़ देगा। केवल सरकार के अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से गार्डनर जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, तो उसमें वो सरकार को भी शामिल कर लेते हैं, सरकार अलग नहीं रह जाती राज्य से। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है जिसमें सरकार भी शामिल है। सरकार राज्य के बाहर नहीं है, राज्य के अंदर है सरकार भी। तो इस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण से हम राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। देखिए, क्षेत्र का अभिप्राय क्या है। स्कोप, अंग्रेजी में कहते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो स्कोप से क्या मतलब है। स्कोप का मतलब है कि इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, यानी इसके दायरे में क्या क्या आता है, हम किन किन चीज़ों को राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम परंपरागत दृष्टिकोण को देखेंगे। सबसे पहले कुछ विद्वानों की बात करें, यहाँ पर भी हम सबसे पहले प्रोफेसर गार्डनर की बात करते हैं। प्रोफेसर गार्डनर क्या कहते हैं। सबसे पहली बात,
राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति क्या है, उसके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, ये यानी राज्य की जो आधारभूत बातें हैं उसकी चर्चा करना। दूसरी बात, राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति, उनके विकास और उसके विविध रूपों की चर्चा करना, यानी सरकार की बात करना एक तरह से, सीधे सीधे हम कहेंगे। और इसमें राजनीतिक दल भी आ जाएंगे क्योंकि वो राजनीतिक से संबंधित हैं। तो राजनीतिक सरकार संस्थाओं की प्रकृति के बारे में बात करना, उनकी उत्पत्ति के बारे में बात करना, ये दूसरी बात है। तीसरा, इस आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों के बारे में चर्चा करना, समझना, उनका प्रतिपादन करना कि कैसे हुआ। दूसरे हैं प्रोफेसर गुडनाव। इनका मुख्य संबंध जो है वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, लोक प्रशासन से है, और उसी आधार पर इन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की भी चर्चा की है। इन्होंने भी तीन बातें बताई हैं: राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और राज्य की इच्छा का क्रियान्वयन। यानी इनका जो नजरिया है वो लोक प्रशासन से संबंधित नजर आता है। ये राजनीति विज्ञान के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष की बात ज़्यादा कर रहे हैं प्रोफेसर गुडनाव जो है। व्यवहारिक पक्ष यानी कैसे सरकार नीतियां बनाती हैं, कैसे उनको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती हैं और कैसे उसका कार्यान्वयन करती है, यानी सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इनके अलावा जो विद्वान हैं उनको देखिए आप, फ्रेडरिक पॉलक। फ्रेडरिक पॉलक ये वही हैं जिन्होंने कहा था राजनीति विज्ञान राजनीति का विज्ञान है, और उन्होंने कहा कि राजनीति दो प्रकार की होती है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति यानी राज्य के बारे में, और व्यवहारिक राजनीति यानी सरकार और जो वर्तमान करंट प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सामने जिनका वो समाधान करती है, उनसे संबंधित विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा वर्गीकरण भी दिया है कि ये परम सैद्धांतिक पक्ष में ये आएगा, व्यवहारिक पक्ष में ये आएगा। तो खैर फिलहाल अब इतना ही जान लें कि सैद्धांतिक पक्ष का संबंध राज्य से है और व्यवहारिक राजनीति का संबंध जो है वो सरकार से है। उनकी परिभाषा भी हमें याद होगी, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधारों और सरकार के सिद्धांतों से है। तो दोनों पक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है फ्रेडरिक पॉलक के। दूसरा नाम है प्रोफेसर विलोबी का। ये भी दोनों ही विषयों से संबंधित राजनीति विज्ञान से भी हैं, फिर आगे चल के लोक प्रशासन से भी इनका घनिष्ठ संबंध रहा। उन्होंने तीन बातें बताई हैं: राज्य, सरकार और कानून। ये राजनीति विज्ञान का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, ऐसा प्रोफेसर विलोबी कहते हैं, मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनेस्को, जो संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है, सहयोगी संस्था है। उस संस्था ने 1948 में राजनीति विज्ञानियों का एक सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के दायरे को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जो कि परंपरागत दृष्टिकोण से है। क्या है इसमें? पहला है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक सिद्धांत दोनों शामिल हैं। यानी हम जो पढ़ते हैं प्लेटो से लेकर के अरस्तु और आगे चल कर के हॉब्स, लॉक, रूसो या मैकियावेली, बोधा, और आगे चल कर के हीगल, ग्रीन और कार्ल मार्क्स तक, या और उससे भी आगे, उन सब विचारकों के विचारों का इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान का विषय है और राजनीतिक सिद्धांत भी उसमें शामिल है। पहली चीज इस दृष्टिकोण ने ये माना। दूसरा माना राजनीतिक संस्थाएं। इसमें क्या आएगा? सरकारें आएंगी, संविधान आएगा, प्रशासन आएगा, तुलनात्मक राजनीति वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यानी पहले हम एक सरकार का अध्ययन करेंगे, उस सरकार का जो संचालन का आधारभूत कानून होता है, संविधान का अध्ययन करेंगे, और फिर परस्पर सरकारों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन भी हम इसमें करेंगे,
और सरकार का जो कार्यात्मक रूप होता है प्रशासन, उसका भी अध्ययन इसमें करेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात, राजनीतिक दल, दबाव समूह और वगैरह का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा प्रभाव आधुनिक दृष्टिकोण का भी आने लगा है, क्योंकि 1948 से बहुत पहले, 40 वर्ष पहले बेंटले, आर्थर एफ बेंटले ने जो है अपनी पुस्तक प्रकाशित कर दी थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें समूह सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था, राजनीति के व्यवहारिक स्वरूप का प्रतिपादन किया था। और उसका स्पष्ट हमें प्रमाण दिखाई पड़ता है कि हम समूह का भी अध्ययन करने लगे थे, दबाव समूहों का अध्ययन इसमें करने लगे थे। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल प्रणालियों का अध्ययन तो पहले से करते आ रहे थे, लेकिन दबाव समूह जो राजनीतिक संरचना का अब तक हिस्सा नहीं माने जा रहे थे, औपचारिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा नहीं माने जा रहे थे, उनका भी अध्ययन इसमें शामिल किया है। यानी कुछ हद तक नए दृष्टिकोण का प्रभाव यहाँ पर आता हुआ दिखा 1948 में। और अंतिम बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे, उन सब का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कुछ विद्वानों के विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। इस आधार पर हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसकी एक सूची बना सकते हैं अपने स्तर पर भी। जैसे राज्य है, तो राज्य के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, या राज्य के कौन कौन से विविध स्वरूप हैं, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं उससे संबंधित, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध किस प्रकार के होंगे, ये सब चर्चा इस पहली बात के अंतर्गत करते हैं। दूसरी चीज, सरकार का अध्ययन करते हैं हम कि सरकार की स्थिति क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी शक्ति का आधार क्या है, सरकार के विविध रूप कौन से हैं, सरकार के विभिन्न अंग कौन से हैं, सरकारों के बीच के विभिन्न अंगों के बीच संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। यानी जैसा मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए कि या जैसा संसदीय प्रणाली कहती है कि उनके बीच पारस्परिक तालमेल होना चाहिए, कौन सा दृष्टिकोण सही है उसकी चर्चा करना। यानी इन सब जो सरकार के व्यवहारिक पक्ष हैं उनकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर कानून और प्रशासन की बात आ जाती है तीसरे स्तर पर। कानून क्या है, कानून का निर्माण कैसे होना चाहिए, क्या आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए उसके, कैसे उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए, यानी प्रशासन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पहले राजनीतिक दल आ जाएंगे। राजनीतिक दलों का अध्ययन हम करेंगे, इसमें विभिन्न प्रकार के दलों की चर्चा करेंगे, उनके कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे, दल क्या है इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति के व्यवहार का तो भी प्रश्न नहीं उठता, उसकी बात बाद में करेंगे। इसके अलावा जो है हम कानून के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राजनीति का समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध किस प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो घटक हैं, चाहे वो राज्य हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हों, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संचालन का जो सिद्धांत है, जो मूलभूत कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं जिसे, उनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। यानी परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान, कि हम ये कह सकते हैं कि वो औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। ये है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है और उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसकी चर्चा हमने आज आपके साथ की। तो उम्मीद है आप ये सब बातें समझ गए होंगे, और फिर भी कोई समस्या रहे तो आप लोग मुझे इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बात रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का समाधान कर सकूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अध्ययन पद्धतियां कौन सी हैं। तो मोटे तौर पर परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत 4 अध्ययन पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली है दार्शनिक अध्ययन पद्धति, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, तीसरी कानूनी
अध्ययन पद्धति और चौथा संस्थात्मक अध्ययन पद्धति। यानी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत इन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होता रहा। सबसे पहले दार्शनिक अध्ययन पद्धति जो प्लेटो से शुरू होती है, प्लेटो और अरस्तु से। प्लेटो इसके सबसे बड़े प्रबल समर्थकों में आप गिन सकते हैं उनको। और दार्शनिक पद्धति के बाद फिर आती है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। इसमें हम जो है मैकियावेली का नाम, मैकियावेली से हम इसको शुरू करते हैं। मैकियावेली पहला व्यक्ति था जिसने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की बात की और उसने कहा कि अगर हम भविष्य को जानना चाहते हैं तो हमें इतिहास को जानना चाहिए। ये मैकियावेली ने कहा, क्योंकि जो कुछ होता है उसके पीछे मानव व्यवहार होता है, मानव स्वभाव होता है, बल्कि मानव व्यवहार नहीं, मानव स्वभाव होता है। और मानव स्वभाव सदा एक जैसा होता है। अतीत में जैसा रहा है मनुष्य का स्वभाव, भविष्य में भी वैसा ही रहेगा और घटनाएं उस मानव स्वभाव के आधार पर घटित होती हैं। इसलिए आपको इतिहास को जानना चाहिए, तभी आप भविष्य को समझ पाएंगे। इसी तरह से एक और बड़े दार्शनिक हुए हैं हीगल। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है इतिहास के लेकर के, वो है कि इतिहास विद्वानों का पथ प्रदर्शन करता है और मूर्खों को घसीटता है। इतिहास विद्वानों का पथ प्रदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, उनको रास्ता दिखाता है और मूर्खों को घसीटता है। यानी जो मूर्ख है व्यक्ति इतिहास को देख करके कुछ शिक्षा नहीं लेता, वो घसीटता है, वो खुद गिरता है, पड़ता है, आगे बढ़ता है, फिर गिर गिर करके। और जो समझदार होता है वो इतिहास को देख करके समझ जाता है कि इन परिस्थितियों में पहले क्या हो चुका है तो अब क्या होगा, वो अंदाज लगा लेता है। तीसरा कानूनी अध्ययन पद्धति है। कानूनी अध्ययन पद्धति का मतलब है कानून के आधार पर अध्ययन करना। कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसके आधार पर अध्ययन करना। व्यवहार में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करना। जैसे हम कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जो हैं जनता के जो हैं प्रतिनिधि हैं, जनता की ओर से जनता की बात रखने के लिए बाध्य हैं। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं क्या होता है, वो अपने पार्टी के लिए काम करते हैं और बहुत बार अपने निजी हितों के लिए काम करते हैं। तो अंतर होता है व्यवहार, सिद्धांत में और व्यवहार में। तो हम यहाँ कानूनी दृष्टि से जो कानून कहता है उसकी बात करेंगे, कानून के बाहर क्या है उसकी बात नहीं करेंगे। और चौथी और अंतिम बात पद्धति है वो संस्थात्मक अध्ययन पद्धति है। संस्थात्मक का मतलब होता है कि संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन करना, मानव व्यवहार की बात नहीं करना। राजनीतिक संस्थाएं कैसे, जैसे संसद क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, क्या कर सकती है बल्कि यूँ कहें, और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी औपचारिक होगा ये भी अध्ययन, कानूनी दृष्टि से होगा। हम तीनों, तीसरी और चौथी को मिला करके अध्ययन करेंगे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारतीय की संसद क्या कर सकती है, ब्रिटेन की संसद क्या कर सकती है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन कमज़ोर है, ये इस तरह की बात करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उनके अंदर जो संसद जैसा व्यवहार करती है उसके पीछे कारण क्या होते हैं, क्योंकि संसद का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा उसमें काम करने वाले व्यक्ति काम होते हैं, उनका स्वभाव होता है, उनकी परवरिश होती है, उसी तरह काम करते हैं। हम संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले आए थे, उनका अनुकरण किया हमने, लेकिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जिस तरह से काम करती है और भारत में संसद या विधानमंडल जिस प्रकार काम करते हैं उसमें बहुत अंतर है। आप देखिए कभी ब्रिटिश संसद की कार्रवाई देखिए, वहाँ पर बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से संसद की कार्रवाई संपन्न होती है, और हमारे यहाँ संसद में शांति होना एक असामान्य सी स्थिति होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, आपने पिछले सालों में देखा होगा किस प्रकार वहाँ प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। एक ही पार्टी के अंदर टेरेसा मे को त्यागपत्र देना पड़ता है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं विद इन पार्टी। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बदलने के नाम पे तो पार्टी टूट जाएगी। जो पार्टी का मुखिया होता है वो एक तरह से पार्टी का चुना हुआ नेता नहीं होता है, बल्कि एक तरह दादा की तरह काम करता है हमारे यहाँ। उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, सबको उसके साथ रहना राजनीतिक दल की बाध्यता है। वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है वहाँ की पार्टीज़ में, तो ये भी देखना होता है, पर परंपरागत दृष्टिकोण इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये सारी बातें अभी हम और विस्तार से समझेंगे इन चारों दृष्टिकोणों को। आज हम यहीं तक रखेंगे। आशा है आपको ये जो कुछ आज हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं,
उसका परंपरागत दृष्टिकोण से क्षेत्र क्या है, उसका दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है और कौन सी उसकी अध्ययन पद्धतियाँ, उसके मैंने आपको नाम बता दिए हैं, आज संक्षेप में उनको थोड़ा सा बताया। विस्तार से हम अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से लाभ हो रहा होगा और अपनी समस्याएं आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।